नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गौरव। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद गौरव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी फाइनेंशियल टर्म्स की, कुछ ऐसे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज के बारे में जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर वो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो इन फॉर्मूलाज से उनको काफी मदद मिल सकती है। बहुत कम लोगों को इन फॉर्मूलाज, इन ट्रिक्स के बारे में जानकारी होती है, लेकिन वो दूसरों के साथ कभी शेयर नहीं करते। तो इन फॉर्मूलाज को, इन ट्रिक्स को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करते हैं रूल नंबर 72 की। जी हाँ, ये रूल नंबर 72 कहां पर यूज होता है? जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा, उसके लिए रूल नंबर 72 यूज किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका पैसा कितने समय में, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने समय में डबल हो जाएगी, उसके लिए रूल नंबर 72 को ही यूज किया जाता है। अब इस रूल नंबर 72 को यूज कैसे किया जाता है? 72 को डिवाइड किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मिलता है। मान लीजिए आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 72 को डिवाइड किया जाएगा 8 से, उसका आंकड़ा निकल कर आएगा 9। जी हाँ, 9 सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं रूल नंबर 70 की। अब ये रूल नंबर 70 कहां पर यूज होता है? अक्सर हमारे देश में गृहिणियां क्या करती हैं, अपने पैसे को बचाकर रखती हैं, किसी भी सेविंग अकाउंट में उसको जमा नहीं कराते या फिर ना ही उसको कभी इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे होता क्या है, आप अपने पैसे की वैल्यू को खो देते हैं। आपका पैसा आपके पास सुरक्षित होता तो है, लेकिन वो अपनी वैल्यू खो चुका होता है। तो रूल नंबर 70 से हमें ये पता चलता है कि कितने समय में आपके पैसे की वैल्यू आधी रह जाती है। तो उसके लिए करना क्या होता है, 70 को डिवाइड करना होता है इन्फ्लेशन रेट से। आपकी कंट्री का जो भी इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, मान लीजिए चाहे वो 6 है या 7 है, तो 70 को उससे डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी आंकड़ा आपके पास निकल कर आएगा, उतने समय में आपके पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे देश की इन्फ्लेशन रेट 6 या 7 है, तो 70 को डिवाइड किया जाएगा 6 या 7 से। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमारे पास आंकड़ा निकल कर आता है 10। तो 10 सालों में आपके पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी, अगर आप उसको कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाते। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं 50-30-20 फॉर्मूला के बारे में। अब ये 50-30-20 फॉर्मूला होता क्या है? मान लीजिए आपने अपनी अर्निंग करनी शुरू कर दी है और आप मंथली 1 लाख रुपीज अर्न कर लेते हैं, उदाहरण के तौर पर। तो उसमें से आप 50-30-20 फॉर्मूला को यूज करके अपने घर के खर्चों को अलग रख सकते हैं। आपकी जो EMIs होगी उसके लिए आप अपना अलग पैसा निकाल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना अलग पैसा निकाल सकते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, अगर आपकी 1 लाख रुपए मंथली इनकम है, तो आप उसमें से 50,000 रुपए अपनी जो घर के खर्चों के लिए है, जो आपके बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, या फिर सिलेंडर का खर्चा है, या फिर आपका राशन का खर्चा है, या फिर आपके ब्रॉडबैंड का खर्चा है, उसके लिए आप इसमें से 50% पैसा अलग निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद जो बचा 30% पैसा, 30,000, उसको आप अपनी घर की EMIs के लिए यूज कीजिए। आपकी चाहे कार की EMI है, चाहे बाइक की EMI है, चाहे आपके लैपटॉप की EMI है, या फिर आप कोई फोन लेते हैं, तो उस खर्चों के लिए ये 30% पैसा यूज किया जा सकता है। और बचा हुआ 20% जो पैसा होगा वो आपको इन्वेस्ट करना है अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए। तो ये है हमारा 50-30-20 फॉर्मूला। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं 100-X फॉर्मूला की। अभी 100-X फॉर्मूला होता क्या है? आप अपनी लाइफ में अपनी उम्र के अनुसार अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना रिस्क ले सकते हैं, वो 100-X फॉर्मूला आपको बताता है। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 25 साल की है, तो 100 में से 25 को माइनस किया जाएगा, हमारे पास आएगा 75। तो जो हमने थर्ड में 50-30-20 फॉर्मूला में यूज किया था कि आप 30% पैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उस 30% पैसे का 75% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी इक्विटी में, यानी शेयर बाजार में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं जहां पर आप इन्फ्लेशन रेट को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। और बचा हुआ आप 25% पैसा यूज कर सकते हैं डेब्ट में, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी में, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में आप यूज कर सकते हैं। अब इसका अगर हम थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं, अगर आपकी उम्र है यहाँ पे 60 साल,
तो आप 100 माइनस 60 कीजिएगा तो आपके पास आता है 40। तो 20% का जो 40% निकल कर आएगा वो आप यूज करेंगे अपने इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, या फिर इन्फ्लेशन रेट को बीट करने वाली इन्वेस्टमेंट में। और आपका बचा हुआ 60% जो पैसा होगा उसको 20% का 60% जो होगा उसको आप यूज करेंगे अपनी किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी में, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं x इंटू 12 इंटू 25 फॉर्मूला की। अब ये फॉर्मूला होता है क्या, मान लीजिए आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आप कहीं पर भी जॉब नहीं करना चाहते, आप कोई काम नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाता है, मान लीजिए आपका मंथली खर्चा जो है 30,000 रुपया है या फिर 20,000 रुपया है, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 से और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 25 से। जो भी आंकड़ा आपके सामने निकल कर आएगा तो उतना पैसा आपके लिए फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका 20,000 रुपये मंथली खर्चा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, आपके पास आएगा 2,40,000 रुपये। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से तो आपके पास आएगा 60 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अब ये पैसे को आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। 6ठे नंबर पर हम बात करते हैं 30% रूल की। अब ये 30% रूल होता क्या है, ये 30% रूल होता है कि आपकी इनकम का कितने परसेंट आप EMI पे कर सकते हैं अपनी इनकम में से, ताकि आपको अपने घर खर्चों में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 30% पैसा आप EMI के लिए पे कर सकते हैं, चाहे उसमें आपकी घर की EMI हो, चाहे बाइक की, चाहे कार की, चाहे लैपटॉप की, चाहे कंप्यूटर की, या फिर किसी भी फोन की या किसी भी वॉच की। सब EMI इसी 30% पैसे के अंडर होनी चाहिए, तभी आपको अपने घर खर्चे चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट में हम बात करते हैं रेंटल यील्ड की। अब ये रेंटल यील्ड होता क्या है, मान लीजिए आप कहीं पर भी रह रहे हैं या फिर भी काम कर रहे हैं, आपको उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेना चाहिए या फिर आपको किराए पर ही वहां पर काम करते रहना चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलता है रेंटल यील्ड से। अब रेंटल यील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो भी आपका मंथली वहां का किराया होगा उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से और उसको डिवाइड कर दीजिएगा जो भी उस प्रॉपर्टी का रेट होगा। अगर वो यील्ड, अगर वो रेशो 4 से ज्यादा आती है तो आपको उस प्रॉपर्टी को बाय कर लेना चाहिए। अगर वो 4 से नीचे आती है तो आप वहां पर किराए पर आराम से रह सकते हैं या फिर काम करते रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए ये फाइनेंशियल ट्रिक्स, ये फाइनेंशियल फॉर्मूलाज अच्छे लगे हों और आपको लगता है कि आप इन ट्रिक्स, इन फॉर्मूलाज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।